बहुत स्वागत है भाई। जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आज पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स, जैसा कि ऊपर लिखा है यूपी टेट मैथमेटिक्स PYQs। यानी आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आए हुए प्रश्न पत्रों के बारे में, क्योंकि आज का सेशन हमारा है बढ़िया, क्योंकि आज हम PYQs फेस्टिवल मना रहे हैं। उसमें आज हम 2018 के पेपर से आपको लेकर चलेंगे और आपको समझाएंगे। 6:30 बजे रहेगी प्लस सुबह की टाइमिंग। ओके, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 2018 में बोल देता हूं, इट्स 2018 पेपर। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? हेलो पूनम जी, कैसी हैं आप? तो बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका सवाल का जवाब मुझे बड़ा आसानी से मिलेगा। यदि 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। और इस तरह के सवाल मैं आपको लगातार पढ़ाता रहता हूं जिससे कि आपको सवालों के जवाब मिलते रहे। और मुझे जवाब मिला 25%। पहला सवाल 25%। देखते हैं कैसे हुआ, काहे गड़बड़ कर दी, काहे ऐसा परेशानी हो गए, काहे से गलत कर दिया। देखो, कई तरीके से सवाल बताते हैं लेकिन मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। उसने बोला 8 पेन, देखते रहना, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख लो, किसके बराबर है? आपने कहा 6 पेन के सेलिंग प्राइस के। ये समझ में आ रहा? मैंने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किए हैं। हमने बोला 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या कहा, ओके, अगर मैं CP को यहां रोकूं और इसको इधर ले आऊं, तो उसने बोला 6/8। आपने कहा 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना? यानी आपने कहा कि सर 3/4 आ गया। क्लियर है? तो यानी आपने कहा 3/4, यानी 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर था। अब देखो, कॉस्ट प्राइस कितना 3, सेलिंग प्राइस कितना 4, फायदा कितना? आपने कहा 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है 3, सेलिंग प्राइस कितना 4। देखो, कोई चीज आपने 3 रुपए में खरीदी, 4 रुपए में बेच दी तो 1 रुपए का फायदा। लेकिन कितने पर हुआ? सवाल ये है कितने पर हुआ। आपने कहा सर कॉस्ट प्राइस तो 3 था, इंटू 100। तो राइट ऑप्शन क्या है? 33:1/3%। तो यूपी टेट का पहला सवाल और सब सारे आप लोग धराशाही हो गए। यूपी टेट का पहला सवाल और सभी लोग धराशाही हो गए, सब लोगों ने गलत जवाब दे दिया। इट्स 33:1/3%। ओके, ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो देख, समझ में आया कैसे करते हैं? आपको मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, सिंपल तरीका समझो। जो उसने बोला सिर्फ मैंने वही कर दिया जो उसने बोला। उसमें बोला कि भाई 8 पेन का कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दिया बराबर 6 पेन की सेलिंग प्राइस के, तो CP को यहीं रखा, 8 को इधर भेज दिया, SP को इधर ले आए। तो कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 6/8 इन 3/6, 4। तो यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है, उसका सेलिंग प्राइस 4 है, प्रॉफिट कितना हुआ? आपने कहा 4 - 3 बराबर 1। कितने पर? 3 पर, 1/3। इज इट क्लियर नाउ? ओ शिट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शिट 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 शिट, ऐसे कई बार बोला जाता है जब पेपर में गलत हो जाता है, लेकिन वो शिट प्रॉपरली सिट हो जाता है ना? हाँ, तो शिट नहीं करना है, आपको सवाल को अच्छे से समझ के सॉल्व करना। तो एक और सवाल लिया जाए, यस के नो? ओके, वन मोर क्वेश्चन। आप सब लोग तैयार हैं, मजबूती से तैयार हैं? एक और सवाल, चलो देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर डज नॉट फॉल बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। यानी 3/5 और 4/5 के मध्य कौन सी संख्या नहीं आती? मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज यूपी टेट 2018 पेपर। तो समझ लो उस 18 में इतना टफ लेवल था, यानी ऐसे सवाल आए हुए हैं, तो 2021 में तो धमाका होगा, है ना? चलो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो मिडवे नहीं आती? देखते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करना। जब ऐसा सवाल मिल जाए ना तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना कि आपको ये सवाल करना कैसे है, ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, है ना? ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आयुष ने कहा ए इज द राइट आंसर। ओके, तो कैसे करते हैं? ये 3/5 है और ये वाला 4/5 है, इनके बीच में नहीं आती, वो पूछा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपने को बोला 0.6,
इसको डिवाइड कर दो, आपने कहा 0.8। ऐसे सबको समझ में आएगा। यानी यहां पर क्या करना है, वो संख्या 0.6 और 0.8 के मिड में होनी चाहिए। वह कौन सी संख्या नहीं जो इसके बीच में नहीं है। आपने बोला ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 0.7, आयुष ये तो 6 और 8 के बीच में आता है। आता है कि नहीं आता आयुष? 6 और 8 के बीच में आता है ना, तो ये तो सही है। तो आपने गलत जवाब दिया, अफसोस, आपका जवाब, आपका विकल्प गलत है। कृपया पुनः प्रयास करें। 19 में 30 का डिवाइड करें, देखो 19 में 30 का करें तो 9/3, 3 छंग 18.6, सही बात है, 6 से बड़ी आ जाएगी। 2/3 की बात करें, 3 छंग 18, 6, ये भी इसके बीच में आ जाएगी। लेकिन जब आप 16 में 30 का डिवाइड करोगे तो 16/30 यानी ऐसे, और ये होगा 3 पंजे 15, 1 3 3 9, तो 0.53 जो कि इन दोनों के बीच में नहीं आता, क्योंकि 0.53 0.06 से छोटा होता है। इज इट क्लियर? इसलिए ये संख्या मिड में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के सवालों को इस तरह से करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको उचित लगे यू कैन डू। आप सबके अंश हर बराबर कर लो भाई, उसको आप 3/30 लिख दो, जैसा ऊपर 3/5 है, ये 4/5, इनको 30 के इक्विवेलेंट कर लो। चॉइस आपकी है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे करते हैं। और ये लाइक कितने कंजूसी का है, और ये भैया भैया ये कोई पैसा वैसा लगा है क्या? अरे भैया कोई पैसा वैसा थोड़ी करना पड़ रहा है पे। अरे पैसा नहीं लगे तो लागो, लाइक करो। ऐसे पैसा लगता तो बिल्कुल नहीं करवाते, अब तो फ्री का मामला है, उंगली दबानी है जल्दी से दबा दो और आगे बढ़ जाओ एक और सवाल की तरफ। एक और अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उंगली दबनी चाहिए लाइक पर। ऐसे बिना कहे करते ही नहीं हो यार, क्या बात है, बिना क्या कर दो, क्या बोले सब बिना कहे तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। चलो मैं बीच बीच में याद दिलवाता रहूंगा। क्वेश्चन है 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपीज है, तो 8 पेन और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपया है, तब 24 पेन का मूल्य कितना है? मैथ कवर होगा पूनम जी, कवर करना पड़ेगा, मैथ के लिए ज्यादा समय लगता है, आपको ज्यादा समय मैथ को देना होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको मैथ के लिए कुछ ज्यादा समय इन्वेस्ट करना होगा, दैट इज द इश्यू। अगर आपको ज्यादा समय इन्वेस्ट कर पाएंगे यू कैन इजीली मैनेज द टास्क, है ना। चलो देखते हैं, यदि 3 पेन का, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 90 रुपीज है, तो 8 पेंसिल, 16 रबड़ और 8 68 रुपए है, तो 24 पेन का मूल्य। चलो देखते हैं, समझते हैं, स्पीड बनेगी बनेगी बनेगी। डी इज द राइट आंसर। ओके आयुष क्या बात है, समझते हैं सवाल का जवाब क्या था। देखो ऐसे सवाल बड़े आसान होते हैं। आपने माना 3 पेन, तो मैंने इसको 3P लिख लिया। आपने बोला 2 पेंसिल, तो 2 इसको मैंने PC लिख दिया, और 4 को रबड़ लिख दिया मैंने, 4 रबड़ लिख दिया। इन सबको जोड़ो तो 92 रुपए बनता है। इक्वेशन नंबर 1 आसान। दूसरा 8 पेंसिल, तो 8 PC मींस पेंसिल, और 16 रबड़ 16 रबड़, इन दोनों को जोड़ें तो 68 रुपीज आता है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इनको बराबर करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, जिससे कि मैं कुछ को काट पाऊं, मुझे कुछ मिल जाए। वो दोनों सीटेट के लिए होगा स्टार्ट। तो क्या करा आपने, आपने ऊपर वाली में 2 की मल्टीप्लाई कर डाला, तो क्या बना, इसको कर डाला तो सवाल का झींगा लाला हो गया। देखो 3 दूनी 6P, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 सीधा, तो कितना हो गया भाई यहां पर। आपने कहा 4 का मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो 4 तिया 12 P माइन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस 4 चौक 16 रबड़ इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 368। और नीचे वाली इक्वेशन तो एज इट रही, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य कितना था, 68 रुपीज। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे कर डालूं तो मुझे बताओ, आपने बोला कर डालो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया आपस में, तो 12 पेन का मूल्य 300 रुपए है। तो जब 12 पेन का मूल्य 300 रुपए, तो 24 पेन का कितना हो गया, आपने कहा डबल हो गया, 600 रुपए। समझ में आ गई बात सबको? यस के नो? बहुत बढ़िया, उम्मीद थी मुझे ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, और इस सवाल में जरूर, बहुत बढ़िया, ताली आपके लिए, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। इसी तरह से सवाल करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाया जा, ये प्रश्न तो हो गया है, और भैया अगला लगाए जा, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो,
हम कौन सी चीजों के आधार पर वी कांट कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल इफ आर गिवन बिलो, क्या पर नहीं हो सकता है? 1 केवल 3 कोण, 2 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, या फिर 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण। और यहां पर लगातार धुआंधार बारिश हो रही है आंसर्स पर। क्या बात है, आपने कहा ए होना चाहिए, तो भाई ए के साथ ही बहुत सारे हैं, बाकी ऑप्शन तो दुख ही बैठे हैं। आपने कहा ए को लगा दो सही, बाकी खाएंगे दही। ओके, बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने कहा ए, एकदम सही जवाब, बिना किसी परेशानी के। क्यों? क्योंकि केवल और केवल 3 कोण के पता होने से आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल हर बार घूम रहा है एग्जाम में। इस बार ऐसा आया है, अगली बार आया कि 4 भुजाएं दे दी, इनमें से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। द क्वेश्चन इज सेम इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसी कर दी आपने तो एक को खिलाया बस रसगुल्ला। तो यहां पर आपने क्या देखा, 1 3 कोण, आपको 1 कोण और 2 भुजाएं मिल जाएंगी तो आप आसानी से ट्राइंगल का निर्माण कर सकते हैं, इसको यहां से काट सकते हैं। लेकिन केवल 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता ही है, 2 भुजाओं के मध्य कोण से बनता है, लेकिन केवल 3 कोण दे दिए जाए तो आपको ये नहीं पता कौन सी भुजा पर कहां कोण बनेंगे। ओके, तो राइट ऑप्शन था ए, एकदम सही जवाब है आपका। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? और यह सवाल तो जरूर आपका पक्का एकदम सही आएगा। ये एक माइनस नहीं लिखा है, ये बदल गया, इट्स 1:4/5, ये 1:1/5 ये लिखा है। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ, तो फर्स्ट पेपर ही बढ़ा रहा हूं मैं, यूपी टेट का फर्स्ट पेपर ये प्रीवियस ईयर का है। तो देखो, आप अपने आप को मैनेज करो, अपने आप को सोचो कि ये सवाल जो आप कर रहे हो ये आपको क्या बताते हैं। प्रीवियस ईयर से हम क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं कि भाई हमारे सवालों का लेवल ये रहा था, अब हमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ए इज द अगेन, हर बार ए। क्या बात है, आयुष को तो ए से ही ए हो गया है ऐसा लग रहा है, एपी को तो ए से ही पी हो गया है ऐसा लग रहा है मुझे। हर बार वो ए देते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं ए के लिए? सब लोग बताओ, आप तैयार हैं? 4/5 गुना बताते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये 4/5 गुना ही होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग भी 4/5 गुना होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न पर हमने आपत्ति डाली। जानते ना, आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति डालना, कि जो प्रश्न आपको गलत लगता है उस पर आप आपत्ति डालते हैं। और जब आयोग पर इस पर मैंने आपत्ति किया था तो आयोग ने इसी सवाल के लिए मुझे रिप्लाई किया था कि आपकी आपत्ति गलत है, कृपया पुनः आपत्ति दर्ज कराएं। क्यों? समझना, क्यों ये गलत बताया, समझते हैं इसका रीजन क्या था। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतनी है और इतनी, उसकी वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ठीक है ना? तो आप जो दे रहे हैं ना, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, वो आपका अकॉर्डिंग सही है, वो कितने गुना की बात कर रहा है, यानी आपको टोटल एरिया बताना है कितना होगा। ओके, 4/5 गुना नहीं होगा, 4/5 बढ़ जाएगा। आप इस सवाल को समझो, 4/5 बढ़ जाएगा, गुना नहीं होगा वो 4/5 बढ़ जाएगा, 80% बढ़ जाएगा। इसी से करना है, मैं भी इसी से कराऊंगा। देखो, तो अगर आप बात करते हैं इसको परसेंट, देखो किसी भी एरिया अगर बात करेंगे तो 100% तो एरिया होता ही है ना। चलो करते हैं उससे, a + b + ab/100, ये तो होता है फॉर्मूला। आपने उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी 50%, तो ये हुआ 50 + 20 + 50 गुणा 20/100। ओके, आपने क्या देखा, यदि 50 20 70 और 10 80% बढ़ जाएगा। 80% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 80/100 दैट इज 4/5। एकदम सही किया आपने, तो उसका एरिया 4/5 बढ़ गया, 4/5 उसका एरिया। लेकिन वो कितना गुना हो गया, तो पहला वाला जो एरिया था वो 1 था, यानी वो 100% था। 100 में आपने 80% और जोड़ा तो वो 180% हो गया, यानी वो पहले वाले से इतना बढ़ गया। इस सवाल का जो मतलब था, उसका एरिया अब कितना गुना होगा, उनका पूछने का मतलब ये था, ये कितना बढ़ गया। ये जो गुना वर्ड उन्होंने लिखा था, इस वर्ड पर मुझे आपत्ति थी, ठीक है ना। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग में ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कितना बढ़ गया,
तो अगर वो कितना बढ़ जाएगा तो मैं सिंपल बोलूंगा 4/5 80% बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल में जो आयोग ने इसका उत्तर सही माना था दैट इज 180%, यानी 1 सही 4/5 इतने गुना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, पूछा ये गया था कि वो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस पर आयोग ने इसी को अपना सही जवाब माना था, जबकि इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग भी यही था। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो हमें तो आयोग के साथ चलना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं इसको मेरे सवाल को। तो राइट ऑप्शन बी, क्योंकि उनका कहना है हमने बोला टोटल कितना हो जाएगा, तो वो 100% पहले था, 80% ये इनके बढ़ाने से बढ़ गया, टोटल 180% हो गया, तो कुल जो हुआ 180% हुआ। इज इट क्लियर? हालांकि इसका सवाल का जवाब यही आना चाहिए 4/5, लेकिन बच्चे बता रहे हैं आप जो बोले 4/5, लेकिन मैंने भी यही सोचा, लेकिन आंसर एकदम सही 180% हो गया। 100% पहले था, 80% और बढ़ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। चलो, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना है? तो ये बहुत सिंपल, इस पर बड़ी आपत्ति उठी थी, इस सवाल पर बड़ी आपत्ति उठी थी लोगों के मन में कि सर इसकी आपत्ति बहुत सारी थी। 98 फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और 98.8 फ़ारेनहाइट। ओके, बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा सी, जो एकदम करारा जवाब, जिसको बोलते करारा, एकदम बढ़िया जवाब है 98.6, क्योंकि बहुत सारी किताबों में लिखा था, बच्चों ने बहुत आपत्ति जताई थी इस पर। मैं वो बता रहा हूं कि आपत्ति कहां आई थी, कितने कितने लेवल पर आई थी। बहुत सारी बुक्स में 98.4 भी लिखा था, लेकिन आयोग ने फिर से कह दिया कि एससीईआरटी की बुक में ये गलत है, और ये सच में ही गलत है। जिन बुक में प्रिंट है ये वाला ही गलत है, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, शायद आपको फॉर्मूला भी पता हो, क्या होता है F-32, शायद आपको फॉर्मूला याद हो, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। देयर लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9C इज इक्वल टू 1/5 इंटू F-32। ये डिग्री को फ़ारेनहाइट में, यानी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी है। इसी से आप कन्वर्ट करते हैं, आप चाहे इससे कर लें चाहे इससे कर लें, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 37 डिग्री, तो मैंने क्या देखा F-32/9 इज इक्वल टू C कितना 37/5। 9 को उधर भेज दिया, F को भी उधर भेज दिया, तो F इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 37/5 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस का 32, that will give you right answer, that is 98.6। is it clear? हाँ बिल्कुल, ये डिफरेंट तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई इसको ऐसे लगा लेता है। चॉइस ऑलवेज बी योर्स, जैसा आपको अच्छा लगे आप यू कैन यूज। ओके, तो यहां पर आप 9C, इसको ये नहीं है, इसको हटा देना, ठीक है ना, 5 इंटू, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। C को करेंगे तो 5/9 हो जाएगा, C निकालेंगे तो 5/9 इंटू F-32। तो ये फॉर्मूले आपके अकॉर्डिंग आप जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला यही है, आप इससे करेंगे तो आपको एक एक सॉल्यूशन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन था इसका 98.6 डिग्री। देख लो, यूपी टेट का पेपर करा रहा हूं मैं सॉल्व, इट्स यूपी टेट पेपर। ओहो गजब, सुंदर, बढ़िया, जल्दी से देना जवाब। अगर 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा इंटू 9 का वर्ग, तो भैया बताओ ये 285 के बराबर है, तो 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर प्लस अप टू 0.99 का स्क्वायर, इनमें से किसके बराबर होगा? गजब सवाल, ये सवाल तो बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। और ABCD, ओ 2 3 4 ऑप्शन। चलो समझते हैं इस सवाल का मीनिंग क्या है। देखो समझने की कोशिश करना, मैं इधर कराता हूं। इसका मतलब 1 1 2 3, यानी अगर आप सभी संख्याओं का स्क्वायर कर देना होता तो इतना आता है। अब इसी की हेल्प से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो डरने का नहीं, डरने का नहीं। आपने क्या काम करा, आपने इसमें से 0.11 बाहर निकाल लिया, इसमें से आपने कॉमन निकाला 0.11, लेकिन जब आप इसको कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर तो बाहर आएगा। अगर मैं इसमें 0.11 निकालूं तो क्योंकि स्क्वायर के अंदर बंद है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो मुझे ब्रैकेट ही बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं आ गया। अब इसमें जब 0.11 का डिवाइड हुआ तो क्या 11 एकम 11, 1 का स्क्वायर, इसको करें। जब इसमें डिवाइड किया 2 का स्क्वायर, इसमें डिवाइड किया तो आगे ऐसे चलेगा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है, क्वेश्चन में दिया था किसके बराबर था ये वैल्यू,
285 यानी 0.11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 285, या आप कह सकते हैं 11 11 121, तो 0.0121 मल्टीप्लाई बाई 285 इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जिसको प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बता देना, हम सवाल को फिर और आसानी से करने की कोशिश करेंगे। और या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसकी गुणा कर दो और 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, यू विल गेट द आंसर दिस वन। किसने दिया ऐसे? ए, क्या बात है, बहुत। हाँ, आप ए को भी ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 121 बटा 1 है 2 0 3 0 4 0 मल्टीप्लाई बाई 285, एक ही बात है, आप ऐसे करेंगे बोले जब भी यही होगी। चॉइस ऑलवेज बी योर्स। बढ़िया जवाब। हा, आज तो आनंद की प्राप्ति हो रही है, सवाल भी अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर चल रहा है और आपको पता लग रहा है कि यूपी रट में क्या लेवल आता है। लेकिन ये जो लाइक वाला है ना, मैं इससे खुश नहीं हूं भाई। आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा सवाल समझ में आ रहा है, तो लाइक करने के पैसे नहीं लग रहे हैं। एक बार लाइक कर दो भैया, इसको आगे बढ़ाओ, कम से कम 100 तक तो लेके जाओ। कैसे काम दोबारा बताएं? रुचि ने कहा दोबारा बता दो। रुचि देखो फिर समझो। रुचि भाई, इसका वैल्यू आपके सामने लिखा है, तो मैंने इसमें से 0.11 बाहर निकाला। जब मैंने 0.11 इसमें से बाहर निकाला तो स्क्वायर ही बाहर निकाल दिया, तो ये एक ही तो बचेगा जिसके साथ ऐड करोगे, है ना? एक ही बचेगा ना, तो आपने कहा ओके, एक का स्क्वायर। जब आपने 0.11 का इसमें डिवाइड किया, 2 नहीं बचा, 11 दूनी 22, 2 का स्क्वायर। ऐसे जब आप आगे तक करते जाओगे और आपने 99 में 0.99 में डिवाइड किया, तो यही तो आया 9 का स्क्वायर। इसका वैल्यू तो आपको पता ना 285, देखो कोने में लिखा है, छोटे से कोने में चुपचाप बैठा 285, तो आपने 285 इसकी जगह रख दिया और इसकी गुणा कर दी 11 11 में 121, ऐसे बस आंसर आ गया। अब तो हो जाएगा, कर दिया। अरे यही तो आपकी खूबसूरती है, मुझे यही तो बात पसंद है। एक और सवाल, चलो। आप जो कहते हैं आप करते हैं, जो आप कहते हैं वो करते हैं, और जो आप नहीं कहते वो आप डेफिनेटली करते हैं, ये मुझे पता है। लगातार करते रहो, आगे बने रहो। सवाल एक और सवाल समझिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? अति उत्तम सवाल। सवाल आसान, एक बार में इसका आंसर मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है। 10 वर्षों में राशि दुगुनी हो गई, कितने वर्षों में राशि 3 गुनी हो जाएगी उसी ब्याज दर से? दर बता दो क्या है भैया? 20 वर्ष, 10, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, कितने वर्षों में? बात देखते हैं, पता लगेगा आपका। ए इज द सर n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 6 वाला फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला उमेश? किस में लगा? इस वाले में लगाओगे? इसमें नहीं, इसमें नहीं आना। इसमें क्यों लगा रहे हो? सिंपल सिंपल तो हो रहा है। क्यों वर्गों का योग हम जो करें, जब हमारा सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर वर्गों का योग भी करोगे तो वो ऊपर वाले में लगेगा, ऊपर वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ है उमेश, हमें तो नीचे वाला सॉल्व करना है ना। हाँ, वेरी गुड। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? और ऑप्शन मिला है ए। ए बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, ए अच्छे लगते हैं ऑप्शंस आपके। हाँ उमेश, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझो, देखो अभी समझना, कितना आसान सवाल है। देखो समझो, कोई फार्मूला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, सब कष्टों की दवा यूं ही हो जाएगी। देखो सिंपल, मैंने माना 100% रुपया था भाई, स्टार्टिंग में मूलधन तो 100% ही होता है। आप 100 रुपए मान लो, वो 100 रुपए 10 साल में कितने हो गए? दुगने हो, 200 रुपए हो गए, 200% बन गए ना, कोई प्रॉब्लम? अच्छा 100 रुपए 200 रुपए बन गए 10 सालों, तो ब्याज कितना मिला? आप बोले सर इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, 200 में से 100 घटा दिया तो आपको 100% ब्याज मिला। यानी साधारण जो ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, तो 10 सालों में आपको 100% ब्याज मिला। क्लियर है? उसने बोला भाई इसको 3 गुना कर दो, इसको 300% कर दो, यानी 200% तो था, यानी अगले 10 सालों का ब्याज इसमें और जोड़ दो 100%। आप बोले जोड़ दो तो ये 300% हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा? आपने कहा 20 वर्ष। राइट आंसर इज 20। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? कोई परेशानी? भाई 100 को 300 बनाना था, 100% 10 सालों में ब्याज मिलता है, 10 साल 2 बार में 200% ब्याज मिल गया, 300% हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताए। वैसे मुझे लगता नहीं कि समस्या होगी। अब थोड़ा सा और बड़ा सा सवाल लेते हैं,
जो आपको अच्छा अच्छा सा आंसर देगा। ओके, आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहा, आनंद है। चलो एक और। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। सवाल बहुत अच्छा है ये, और इस तरह के सवाल एग्जाम में फिर बनेंगे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में फिर पूछे जाएंगे। फिर से बताऊं? अभी बताता हूं, इसके बाद बताता हूं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। यानी आपके सामने 80 मीटर का व्यास, यानी एक वृत्ताकार पार्क बना दूं मैं आपको ऐसे, ये है वृत्ताकार पार्क जिसका व्यास जो है वो 80 मीटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 80 मीटर है, ये व्यास डायमीटर। इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वर्ग, यानी वर्ग होना चाहिए और वो अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार, वर्गाकार कैसे बनेगा? अगर मैं इसमें एक और व्यास तो बराबर होता है ना, ऐसे खींच दूं और इसके व्यास को कॉर्नर से मिला दूं तो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा जो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल देगा, ऐसे वाला। ये बात समझ में आ गई? ये भी ऐसी ही है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है, बस देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो यहां पर आपको दो तरीके मिले, एक तो 80 का ये हो गया और 80 का ये हो गया, ये भी 80 का ये भी 80 का, दो विकर्ण 80-80 के मिले। सर व्यास तो वर्ग के विकर्ण हो रहा, क्या बात है आयुष, बहुत ही खूबसूरत जवाब। व्यास तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, आपने एकदम सही कहा। अब देखो कैसे करते हैं, शायद आपको पता हो, अब अगर जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, भाई हमें इसका आधा करेंगे, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 40, फिर कर्ण निकालेंगे तो वर्ग की भुजा मिलेगी। इट विल टेक टू मच टाइम। तो आप सिंपल देखना ध्यान कि अगर आपको वर्ग का एक विकर्ण पता है, उसका एरिया क्या होता है, d²/2। क्या एरिया होता है? उस वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, आपको एरिया मिल जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है आपको जो मैं बोल रहा हूं, है ना, कि आप पहले इसका भुजा निकालेंगे, विकर्ण दिया हुआ है उसका भुजा तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप सभी जानते हैं a√2 = 80 होता है ना, तो आप ऐसे निकालेंगे, तो वो टाइम मत खराब करना। d²/2 हमेशा एरिया होता है, तो d² मतलब 80 × 80, क्योंकि दोनों विकर्ण के बराबर होते हैं ना वर्ग के, इसलिए मैंने स्क्वायर ही लिख दिया 0.2। तो ये हो गया 40 बार और 8 × 32, तो 3200 मीटर स्क्वायर। आसान था, क्लियर है? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आ रहा हो वो मुझे बताए। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाएं, एक और सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं अपने, हौले हौले धीरे धीरे एक और कदम आगे लेकर चलते हैं। और सवाल पीछे वाला देखो, कह रही थी समझ में नहीं आया। देखो 100% ब्याज था, 100 रुपए थे, आपको वो 200 रुपए बन गए 10 सालों में, तो 10 सालों का ब्याज 100 रुपए मिला ना, तो अगले 10 सालों में भी तो 100 रुपए ब्याज ही मिलेगा, तो 300 रुपए बन गए। वही ये पूछा था, ये टोटल कितने में बने? 300 रुपए। 100 रुपए 300 में कितने में बने? 10 और 10 20 साल में। बस इतना सा सवाल था। आप चाहे दर के हेल्प से कर सकते थे, तो मैं आपको दर वाला होगा तो वो और तो बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको निकालना। हर्षिता, हर्षिता फिर समझ लो, किसी भी वृत्त में मैक्सिमम जो वर्ग निकाल सकते हो आप, वो दोनों डायगोनल से, क्योंकि सबसे बड़े डायगोनल यही बनेंगे जो इसके व्यास होंगे। बस आपने उनको मिलाया तो आपको वर्ग मिला। आपको डायगोनल पता है, आपको विकर्ण पता है वर्ग के, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मैं लिख देता हूं, वर्ग का एरिया होता है a², है ना। अगर आपके पास a नहीं है तो वर्ग का एरिया ये भी होता है d²/2। आप इससे भी निकाल सकते, दोनों एक ही बात है। हर्षिता समझ में आया? आप d²/2 भी कर सकते हैं, वो भी वर्ग का एरिया ही होगा। बढ़िया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलो। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण बता दो। यानी हमें क्या सीखने को मिला कि अब एग्जामिनेशन में हमें पाई चार्ट भी पूछा जा रहा है। तो यानी अभी आपको, अगर आपने पाई चार्ट नहीं पढ़ा है तो आपको पाई चार्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और पाई चार्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे सही बात। तो यानी 240 अंकों की एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में परीक्षार्थी को 52 अंक प्राप्त हुए, तो जो पाई डायग्राम है उसमें उसका कोण कितना बनेगा? बी 78 डिग्री मुझे आंसर मिला। बहुत बढ़िया, लगातार जवाब तेजी से मिलते जाते हैं यहां पर आयुष के। लेट्स सी, समझते हैं, अंडरस्टैंड
करते हैं कॉन्सेप्ट को। पाई चार्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्रत होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को, मदों को आपको दिखाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से। तो पहले इसको समझ लो थोड़ी सी बात को। अगर मैं इसमें एंगल की बात करता हूं, कोण, तो एक व्रत में जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? आपने कहा सर किसी भी व्रत के अंदर 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो हर एक एंगल, हर एक चीज अपने आप में अपने डिग्री को कन्वर्ट की होती है। वहीं अगर ये वैल्यू परसेंटेज में होती है तो आप सभी जान लीजिएगा परसेंटेज का मतलब 100% होगा। तो अगर हम बात करेंगे परसेंटेज में तो इसका टोटल 100 होगा, अगर हम बात करेंगे कोण में तो इसका टोटल 360 डिग्री होगा। पहली बात तो ये समझ लो, क्लियर है। अब यहां पर हमसे कोण के बारे में बात की जा रही थी, इसका मतलब क्या है, ये जो कोण है वो 360 डिग्री का है। तो उसको कितने नंबर मिले? उसको 52 नंबर मिले। कितने में से मिले? 240 में से। तो ये तो उसको हुआ भिन्न। अगर वो बोलता है ये कितने परसेंट है, ध्यान रखना, अगर वो बोले, इस सवाल में यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर वो बोले कि ये कितने, कुल का कितने प्रतिशत है, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका टोटल 100 होता है। अगर वो बोले कितने डिग्री का कोण बनता है इसके हिस्से में, तो आप कोण कितने का था? 360 का, तो 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। अगर वो परसेंटेज में पूछेगा तो भाई 240 नंबर 52 में आए तो ये तो फ्रैक्शन मिला, उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना अगर आपको परसेंटेज में तो उसमें 100 की गुणा होगी क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज का टोटल 100 होता है। अगर वो पूछे आपसे कोण कितना बनेगा तो इसका कोण क्या होगा, क्योंकि कोण का टोटल 360 होता है इसलिए आप 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? तो आपने कहा ओके। अगर वो परसेंटेज पूछता तो मैं ऐसे करता, ऐसे करके ऐसे काट देता। अब इसको मैं 2 से काटता, 4 से काटता, 4 छंग 24, 13 चौके 52। अब इसको 2 से काटता, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 13 पंजे 65/3। तो परसेंटेज में तो ये आता, लेकिन इसमें कितना आएगा? आपने कहा ओके, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 26 दूनी 52, 26 तिया 78 डिग्री। तो कौन कितने का था? 78 डिग्री का। इज इट क्लियर नाउ? सभी लोगों को समझ में आया कैसे हुआ है? तो ये दो पाई चार्ट को आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और इस पाई चार्ट में दोनों चीज समझ में आई क्या, कि पाई चार्ट में अगर वो कोण पूछता है तो मल्टीप्लाई 360 डिग्री होना है, अगर वो परसेंटेज में पूछता है तो मल्टीप्लाई 100 होता है, क्योंकि कोणों का टोटल 360 और परसेंटेज का टोटल 100 होता है। अगर वो बोले कि पर्टिकुलर परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो, अगर वो बोले कि पर्टिकुलर परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, कितने कोण के बराबर है, तो देखो 100% का वैल्यू किसके बराबर है? 360 डिग्री के। तो अगर आप 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 3.6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 1% का वैल्यू 3, अगर वो बोले कि इस टोटल का परसेंटेज जो था वो 12% था, ये 10% था, तो उसका कोण कितना होगा? तो आप सीधा 3.6 की गुणा कर दो तो 36 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, थम्स अप करते रहो, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं। सवाल एक और, यदि P का P% 36 हो तो P किसके बराबर होगा? इफ P% ऑफ P इज 36 देन P विल बी इक्वल टू व्हाट? देखते हैं सवाल का मिलता क्या है। अगर P का P% ही 36 के बराबर है। गुड आफ्टरनून सुष्मिता, कैसी हैं आप? क्या बात है, लगातार ये हमको चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो समझो, P का मीन्स गुणा P%। अब देखो अगर मैं P% लिखता हूं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जो परसेंटेज है ना, जब भी यह हटेगा इसका मतलब ही होता है 1/100 की गुणा। बस इतना समझ लो, ये जो लिखा है ना, ये इसका मतलब लिखा है। अगर ये हटेगा तो ये लगेगा, ये हटेगा तो ये लगेगा। तो P का मतलब क्यों? 1 गुणा 100 यानी 1/100। किसके बराबर है? 36 के बराबर है। ऐसे भी सवाल आए थे, P² बराबर 36 गुणा 100 एंड P इज इक्वल टू व्हाट? 3600 का वर्गमूल, दैट इज 60। सही जवाब। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, उनको आपको समझना तो पड़ेगा, तभी बात बनेगा। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। क्या है इसका सही जवाब? ओके लेट्स सी। ओहो, देखो बहुत ही प्यारा प्यारा
न्यारा न्यारा, हमारा प्यारा आपका प्यारा, ऐसा सवाल बड़ा दुलारा पेपर में आ गया। अब इसको क्या करके बताओगे जरा मुझे बताओ कि 2352 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 7 टू द पावर z। तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान बता दो क्या होगा। और यहां पर क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करते रहें, साथ में लगन लगी रहे। और क्वेश्चन नंबर तो मैंने नहीं लिखा है, आप ऐसे बताते रहो, है ना। तो मैंने नहीं लिखा क्वेश्चन नंबर, तो आप क्या बताओगे। क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे मिलेगा। ओके ओके ओके, क्या मिल रहा है जवाब। सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात आयुष, अच्छा सच सच्ची बताना, कहीं 2018 की किले के तो नहीं बैठे हो ना आज, पक्का ना, प्रॉमिस। हाँ ऐसा हो जाता है सर जी बताओ आंसर, आज हम देखेंगे सबसे ऊपर हम है, क्योंकि हमारे पास क्या कम है, हमारे पास तो उत्तर की खान और उत्तर का धन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो समझो 2352 आपके सामने लिखा था, आपने कहा ओके, तो मैंने चलो 2352 के फैक्टर कर लिए, इधर करते देखते हैं 2352 के हम फैक्टर कर लेते हैं ऐसे, दो किससे डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 से काटते हैं, 2 में 5 10, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देते हैं, क्या हुआ 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देते हैं, बहुत 2 चल रहा है भैया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, अब नहीं आया, अब तो चला गया। चलो 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 नाम 27, और 7 से काट लेते हैं, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटते हैं, आपने कहा 1, यानी इसके फैक्टर क्या बने, मैं यहां लिख देता हूं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमने इसके फैक्टर कर डाले। ओके जब इसके फैक्टर हमने किया तो क्या देखा, 2 कितनी बार है, 4 बार, आपने कहा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2। अब ये सवाल वही है जो लिखा था ये वाला, अब इसके आरएचएस में क्या लिखा था इसको भी देख लेते हैं। चलो ये क्या लिखा था, उसने बोला था ये किसके बराबर है, 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर y मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर z। अब इसको कंपेयर कर दें, देखो 2 की पावर से 2 को कंपेयर करा तो x का वैल्यू कितना आया 4, जब आपने y को 3 से कंपेयर किया तो y का वैल्यू कितना मिला, आपने कहा 1, और जब आपने z को 7 को 7 से कंपेयर किया तो z का वैल्यू कितना मिला, आपने कहा 2, यानी अब आपको वैल्यू मिल गई तीनों x y और z के। अब तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ, 4 2 6 और 1 7, दैट इज द 7 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया कैसे हुआ है सवाल। हम आपके दिल में रहते हैं, मैंने आयुष का जवाब एक दिन दिया था, फिर किसी दिन एक दिन बनाऊंगा अच्छा सा वीडियो। आयुष डोंट वरी, इज इट क्लियर नाउ, समझ में आया सबको कैसे करते हैं इस सवाल को। ये सवाल क्वेरी में भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप देख लो। हाँ मेरे तो फेफड़ों में बसे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आप खुद देखो कि 2018 के लेवल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो लेवल तो अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी आपको और कितना अपग्रेड होना ये आपका डिपेंडेंसी है। हम सोचते हैं ना कि और इतना मुश्किल ना पढ़ो कोई, 100 के समभाजकों की संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं 100 के समभाजक इवन नंबर्स, यानी द नंबर ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ 100 विल बी व्हाट। हाँ सर से बहुत प्यार करते हैं हम, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कहने का, ऐसा नहीं कहने का, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा, ठीक है ना। हाँ समझ लो, वो बुरा मान गया तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए
इन शब्दों का प्रयोग वहां करो जहां पर इनकी आवश्यकता पड़े, नहीं तो मामला खराब हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती हैं, है ना। चलो देखते हैं जवाब क्या था। जवाब में क्या देंगे आप? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। ओके, बी। ओके, लेट्स सी। देखो 100 के सम, पहले मैं आपको 100 के टोटल बताता हूं कैसे निकालते। देखो ऐसे मत करना, 100 लिखा है ना, तो 100 के सारे फैक्टर्स निकालते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। ओके, देखो एक होगा 1 गुणा 100, इधर से मैं बढ़ाऊंगा उधर से कम करूंगा, 2 गुणा 50, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, जाएगा 25, 5 से करें 20, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से 10, 250, यही तो होगा। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो सारे फैक्टर ही आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 टोटल 9 फैक्टर्स हैं, है ना। दिगंबर हाजर, आपका अंदाज निराला है, मेरा अंदाज निराला है। बहुत जल्दी कहा है सबने कि मेरा वक्त बदलने वाला है, हैं? चलो देखते हैं क्या मिलता है इसका जवाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिगंबर थैंक यू। तो बात समझ में आ गई। 9 यहां पर बात हम कर रहे हैं। उसने बोला है ये टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 9। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है कि भाई हमें बताओ कि इसमें इवन भाजक कौन से, इवन फैक्टर्स कौन से हैं। कम बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बनवाएंगे। नहीं, आपका कमेंट कैसे नहीं बढ़ेंगे? आपका कमेंट मेरे पास आया नहीं है, प्लीज दोबारा से कमेंट कर दो एक बार, फातिमा। चलो देखो, उसने बोला इवन, अब इवन नंबर ढूंढो, इसमें से कौन कौन से, आप बोले सर ढूंढ लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, शुरुआत करते हैं। A 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ ये 6 नंबर हैं जो इवन है ना। बाकी तो ऑड हो गए ना, 1 भी ऑड, 5 भी ऑड, और 10 आपने यूज ही कर लिया है, 25 भी ऑड, तो बाकी तो ऑड है। तो इवन कितने? 6। तो राइट ऑप्शन इज 6। क्लियर? आसानी से समझ में आने वाला सवाल था जो आपको आ गया, बहुत ही दमदार सवाल। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? ये सवाल भी हर एग्जामिनेशन में लगभग आ जाते हैं। एक बार और परिता, इसके बाद बताता हूं परिता, डोंट वरी। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर? ऑप्शन 1 is 125, 25, 27 and 144. So what is the right answer? फॉर्मूला हम जो टोटल फैक्टर निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, इवन का भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी सवाल बहुत छोटा सा सोका था, उस पर हमने अप्लाई नहीं करना जरूरी समझा, क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले को, है ना निशा। इसलिए हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि अगर उसको लगाएंगे हमें और ज्यादा आपको बताना पड़ेगा, फिर और ज्यादा मेहनत आपके साथ होगी, इसलिए। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब देखो, पहले देखो घन, घन क्या होता है? घनन घनन घन गिर आए बदरा, सुना है ना आपने? तो वो वाला घन तो हिंदी में पर्यायवाची होता है बादल का, ये वाला घन मत समझना, क्योंकि घनन घनन घन घिर आए बदरा वो वाला घन नहीं है ये। वो घन मीन्स अंबर, आकाश में जो बादल होते हैं। ये घन कैसे होता है? गणित का घन अलग होता है। घन भी कई प्रकार का होता है। देखो, एक तो घनन घनन घन वाला हो गया, एक घन गणित वाला हो गया, एक लोहार का घन हो गया जिसको आप हथौड़ा बोलते हैं, तो ये घन अलग है। घन का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ऐसी शेप जिससे आप क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो वाली गोटी, वो घन होती है, जिसमें 6 फेज होते हैं। इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है। उसने बोला इसमें से कितने काटे? 3 सेंटीमीटर वाले। अब छोटे छोटे इतू वाले काटने इसमें से, तो कैसे काटोगे? टोटल इसमें कितना माल लगा है, इसमें एक में कितना माल लगेगा, इस वाले माल में इस वाले माल से डिवाइड करो तो टोटल संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी? अरे बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। सर मैंने मैथ की क्लास
लेकिन स्पीड और कुछ टीचर का पढ़ाने का स्टाइल समझ नहीं आया, बट आज पहली आपकी क्लास की मुझे एक एक क्वेश्चन समझ आया है। आपके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, अरे दिल से धन्यवाद फातिमा। चलो देखते हैं तो क्या करें भाई। इस वाले का क्या होता है, आपने कहा सर इस वाले का, तो सर घन का तो तीनों का मल्टीप्लाई ए क्यूब होता है, तो आपने कहा 15 का कितना हुआ, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15, टोटल क्यूब इतने, टोटल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं आयतन। आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम। तो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में यानी ए क्यूब होता है वो, छोटे वाले का डिवाइड कर दें, वो कितने का, 3 का था, तो आपको टोटल पता लग जाए कितने घन होंगे। आपने कहा 3 5 3 5 3 5 बराबर 1 2 5, टोटल 125 क्यूब छोटे वाले आप निकाल सकते हो इस बड़े वाले से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हाँ पक्का 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 पक्का, मेरी क्लास 8 सितंबर से सुबह शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। 6:30 सुबह 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 ले गणित का नाम कर ले बंदे, ये शुभ काम। हाँ बहुत बढ़िया आयुष, तो बात समझ में आ गई ना, तो एक और पकड़ लें फिर, तो एक और छोटा सा आपकी तरफ ये रहा। चलो बताओ एक और, 3 to the power 1989 is divided by 7, then what will be the remainder? क्वेश्चन ये है। हाँ भाई, क्लास में दमखम बना होना चाहिए, विद्यार्थी ज्यादा होते तो मुझे भी आनंद की प्राप्ति होती है, मैं भी पढ़ाता हूं फिर एकदम आनंददायक स्थिति में। बच्चे कम रहते हैं तो थोड़ा सा मैं भी सीरियस हो जाता हूं। आज अच्छा लग रहा है, काफी खुश, दिल बाग बाग हो गया। ओके, तो सवाल में देखते हैं 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। अगर ये किसी को समझ नहीं आती है शेषफल प्रमेय तो बता देना, लेकिन अगर शेषफल प्रमेय किसी को समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं अलग से पढ़ा दूंगा किसी दिन, लेकिन समझ लेना। ओके, 3 की पावर 1989 में 7 से भाग कर दो, कोई बात नहीं, कर लो भाग, यानी 3 to the power 1987, 9 में 7 का डिवाइड। अब इसमें सवाल में क्या करना है, देखो बहुत सारे मेरे साथी इसको यूनिट प्लेस से कर देते हैं कि भाई यूनिट प्लेस निकालो, इसका इकाई अंक क्या होगा, आपने कहा 3 में 7 का डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज उसको ना करें, सुबह 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 प्लीज उसको यूज ना करें। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर का ही तरीका अपनाएं। मैं आपको पहले बता देता हूं दोनों से करके। अगर मैं इसको यूनिट प्लेस से करता हूं, हालांकि 9 तक यूनिट प्लेस लगा सकते हैं आप। यूनिट प्लेस में क्या होता है, रूल कहता है अगर ऑड नंबर इन विषम संख्या की घात 4 या उसका मल्टीपल होता है तो उसका इकाई अंक 1 आता है, और अगर इवन नंबर यानी सम संख्या की पावर 4 या उसका मल्टीपल होता है तो उसका 6 आता है, क्योंकि 3 है ना, तो 3 में से हम पहले 4 का मल्टीपल निकालेंगे, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 89। अब 89 में से 4 से कटने वाली संख्या एक तरफ लिख दो, आपने कहा 3 की पावर 88 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1 अपॉन, क्योंकि देखो 88 और 89 अपॉन 7, इसको तो वैल्यू 1 हो गया, तो 1 गुणा 3/7 यानी 3/7, तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर 3 आया। अगर आप करते हैं सवाल किससे, यूनिट प्लेस से, लेकिन आप क्या देखें, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। अगर ऑप्शन में आ भी गया तो ये गलत हो जाएगा, समझते रहना। अगर मैं इसको यूनिट प्लेस वाले तरीके से करता हूं, ऐसे करते हो ना यूनिट प्लेस से, इकाई के अंक से निकाल देंगे, लेकिन जब इकाई के अंक से करोगे तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट विल बी रॉन्ग, है ना। तो मैं हमेशा मना करता हूं, और ये क्वेश्चन दिया था और बहुत बच्चों ने गलत भी किया था, क्योंकि इसमें बच इसलिए गए क्योंकि यहां पर ऑप्शन 3 का ही नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो इसको कैसे करें समझाता हूं। तो हमने कहा 3 to the power 1989, बहुत सारे बता देते यूनिट प्लेस से कर दो सवाल हो जाएगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, जैसे कि यूपी डेट में होने वाला था, बच गए आप लोग। अभी मैंने वो गलत तरीका था, वो यूनिट प्लेस वाला, तो उससे नहीं करना है। अब समझो कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, ध्यान से समझना। आपको जो पावर दी हुई है ना, उसमें से ऐसा पार्ट बाहर निकालना है कि नीचे वाली संख्या से डिवाइड करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 शेष बचे, बस ये कंडीशन है। अगर आपको ये पता लग जाएगी सवाल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, आई रिपीट माई वर्ड in English also, just because of there are lots of students of English, they are not able to understand Hindi as well, so I will explain in English also. It means you just take a part from the entire NR in which you just divide by the DR, you will get remainder as +1 or -1.
This is the basic condition. This is the primary condition to solve these kinds of question. And again, I repeat, if you don't aware how you can find out these remainders, or you don't know about the remainder theorems, then please you ask. I will take another session, a separate session for the same. Don't worry, I am with you. समझना इस बात को। मैंने क्या कहा कि यहां से आपको ऐसा पार्ट बाहर निकालना है इसमें से कि भाई वो 7 से उसको डिवाइड करो, या तो वो प्लस का एक रिमाइंडर दे दे या वो माइनस का एक रिमाइंडर दे दे। आपने कहा ओके, तो आपने अगर मैं देखो इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू 1989 टाइम। तो आपने 3 की पावर 2 देखा, इसमें से बाहर निकाला, वो क्या होता है, 7 से डिवाइड करूं तो 3 3 9, ये तो काम नहीं बन रहा, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। आपने कहा ओके, तो मैंने 3 की पावर 3 निकाला, वो क्या होता है 27। 27 में 7 का भाग करूं, आपने बोला 7 तिया 21, अब भी 7 चौक 28। अब देखो अगर मैं 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ता हूं तो 7 तिया 21, 27 से देखो 7 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 7 तिया 21, तो 6 शेष बचता है यहां तक जाने के लिए। लेकिन अगर मैं एक पहाड़ा ज्यादा पढ़ दूं, 7 चौके 28, तो ये एक कम रह जाएगा, यानी -1 रिमाइंडर मिल गया। अगर मैं 7 का पहाड़ा पढ़ता हूं 7 चौक 28, यानी आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है इसके साथ कि या तो इसके एक पहले वाला नंबर मिले या बाद वाला नंबर मिले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी नंबर आप ढूंढ रहे हैं उसके ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, या तो उससे एक छोटा नंबर मिले, बड़ा नंबर मिले। बड़ा मिल गया तो -1 का रिमाइंडर, छोटा मिल गया तो +1 का रिमाइंडर। तो बात अब मैं दोबारा से समझाता हूं डिटेल में। 3 टू द पावर 1989 में आपने जब 7 का डिवाइड किया तो मैंने ऐसे 3 की पावर 3 कॉमन निकाला। ऐसे जब इसमें से 3 की पावर 3 निकाला तो कितना बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 3 9, इतना बच गया। क्योंकि जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो यही आ जाएगा अपॉन 7। 3 3 होती है 27 की बटा 7, उसकी पावर कितनी है 6 6 3। अब जब 7 से अपने इसमें डिवाइड किया तो इट विल बिकम व्हाट, आपने कहा 7 चौके 28 माइनस का 1, शेष बच गया ये 7 का डिवाइड करूंगा इसमें, 7 चौक 28 माइनस का 1 की पावर 6 6 3 बटा 7। ठीक है, अब देखो -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये तो माइनस ही रहेगा ना, -1/7। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये -1 है ना, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नीचे वाले से इसको कम कर दो। 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर अच्छा उमेश, ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। एक्चुअली बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उनको हिंदी जो टर्म्स हैं, हिंदी जो पद हैं, वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्ड से पढ़े होते हैं। इस वजह से मुझे अपनी जो लैंग्वेज है वो दोनों तरफ रखनी पड़ती है। बात समझ में आई? फिर मैं बोल रहा हूं अगर ये आपको समझ नहीं आता है, अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। अपकमिंग सेशन में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बता दूंगा, ठीक है ना? तो आज का सेशन कैसा लगा सच्ची सच्ची बताना, तो लाइक करके जरूर बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि वीडियो में लगातार आप बने रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।